मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हम कक्षा 9 के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीवों में विविधता। हमने इसके 4 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 5वां डिस्कस करेंगे। पिछले भाग की बात करूं, पिछले भाग में हमने प्लांटी वर्ग को डिस्क्राइब किया था, यानी हमने प्लांटी वर्ग के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोस्पर्म यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आज इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि बीजों के आधार पर पादपों को और कितने वर्गों में बांटा है। तो इसके 2 वर्ग आते हैं, एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्ली चीज़ें मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप साथ साथ याद करते हुए भी चलो। थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है क्योंकि लंबी चौड़ी चीज़ें, आपको अलग अलग पादपों के बारे में अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो आप याद करते जाओ, चीज़ों को बार बार दोहराओगे तो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी। चलो हम शुरू करते हैं। आप लिखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिखो। लिखो आप। बीज की अवस्था, कल तक जहाँ लिखा था 2 लाइनें छोड़ो और नई लाइन से लिखना शुरू करो। बीज की अवस्था के आधार पर, बीज की अवस्था के आधार पर पादप वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। खड़ी पाई लगाकर, अब जैसे बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है। लिख लो। मैं एक वर्ग लिखता हूं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म डैश करके लिखूं। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। सेकंड है, फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म, सेकंड है एंजियोस्पर्म। सेकंड है एंजियोस्पर्म। इसमें आप लिखो, फल के अंदर यानी बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। हमने बीज की अवस्था पर या अवस्था के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा। एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, यानी इन पौधों में जो बीज है वो अंडाशय भित्ति से घिरा हुआ नहीं होगा। सेकंड है एंजियोस्पर्म, यानी फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। और हम हमारे चारों ओर अधिकांश जो पौधे देखते हैं वो एंजियोस्पर्म है। कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। तो ये आप लिख लो, जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म यानी फल के अंदर यानी बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म। चलो यहां तक लिख लिया। अब मैं विस्तार पूर्वक आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बताऊंगा। चलो आप वापस एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, जिम्नोस्पर्म। हालांकि मैंने 1 और 2 नंबर दिए हैं, ये 2 नंबर दिए हैं मैंने बीज की अवस्था के आधार पर, लेकिन वास्तविकता हम पढ़े तो हमने क्या पढ़ा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये कौन सा है? 4थे नंबर है। ठीक है।
और एंजियोस्पर्म कौन सा, 5वें नंबर। लेकिन मैंने दो अलग इसलिए दिए क्योंकि इनमें बीज पाए जाते हैं, बाकी वाले उनमें बीज नहीं होते। चलो हटा दूंगी। अब आप वापस बड़ा हेडिंग डालो, जिम्नोस्पर्म। बड़ा सा हेडिंग डालो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसे बड़ा सा हेडिंग डालो, जिम्नोस्पर्म। लाल पेन लो या ब्लैक पेन लो, ये बड़ा सा हेडिंग डाल दो, जिम्नोस्पर्म। और इसमें मैं कुछ पहले चीजें लिखवा रहा हूं, वो आप लिखो, फिर हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलो जिम्नोस्पर्म लिखो। जिम्नोस्पर्म शब्द की, जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति ग्रीक भाषा, जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, दो शब्दों से हुई है, हुई है, हुई है। खड़ी पैर लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे। एक है जिम्नो, दूसरा शब्द है प्लस स्पर्मा, स्पर्मा, ऐसे लिखो, जिम्नो प्लस स्पर्मा, और कोष्टक में कर दो बंद। ये दो शब्द है, एक है जिम्नो, दूसरा है स्पर्मा। कोष्टक को बंद करो, नई वाली लाइन में लिखो, नई वाली लाइन में लिखो, जिसमें, जिसमें जिम्नो का अर्थ, जिसमें जिम्नो का अर्थ नग्न, नग्न, ऐसे लिखना, नग्न, तथा, तथा स्पर्मा, स्पर्मा, स्पर्मा का अर्थ है बीज, स्पर्मा का अर्थ है बीज, स्पर्मा का अर्थ है बीज। अर्थात इन्हें, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, अर्थात इन्हें नग्न बीजी, नग्न बीजी पौधे भी, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, पौधे भी कहा जाता है। अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है, कहा जाता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, ये पौधे, ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार, बहुवर्षीय, ऐसे लिखना, बहुवर्षीय सदाबहार, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, तथा काष्ठीय होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार, बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं। अब इसके लिख लो आप उदाहरण, दो उदाहरण आप लिख लो और याद करने हैं। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, एक है पाइनस और सेकंड है साइकस। उदाहरण आप एक एक दो दो याद करते हुए चलो, हर किसी के एक एक दो दो उदाहरण और कुछ बेसिक कैरेक्टर, कुछ बेसिक कैरेक्टर आप याद करते हुए चलो। चलो लिख लिया यहां तक। अब आ जाओ, जो मैंने आपको लिखवाया वो मैं समझा रहा हूं। मैंने आपको लिखवाया जिम्नोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है जिम्नो और दूसरा है स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, और नग्न का तात्पर्य है बिना ढके हुए, और स्पर्मा का मतलब है बीज। जिस प्रकार मनुष्य में स्पर्म यानी शुक्राणु होता है, इसी प्रकार पादपों में हम बीज को क्या बोलते हैं, स्पर्मा। क्या बोलते हैं, स्पर्मा। यानी जिम्नो का मतलब है बिना ढके हुए यानी नग्न, और स्पर्मा का मतलब है बीज, यानी बीजों के चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती, अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती। फिर आगे मैंने लिखवाया है
कि हम इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं क्योंकि इनके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता। फिर है ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। बहुवर्षीय का मतलब 12 मास पाए जाते हैं, सदाबहार और काष्ठीय मतलब इनके अंदर पाई जाने वाली लकड़ी उपयुक्त होती है। और इसके मैंने 2 एग्जाम्पल लिखवाए, एक था पाइनस और दूसरा था साइकस। ठीक है, थोड़े कैरेक्टर ध्यान रखना। सेकंड आप पॉइंट डालो, सेकंड पॉइंट डालो एंजियोस्पर्म। फर्स्ट हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, अब सेकंड पॉइंट डालो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और पादपों में मुख्यतः हम यही पढ़ते हैं, हमारे चारों ओर अधिकांश जो पादप हैं ये होते हैं एंजियोस्पर्म। कौन से? एंजियोस्पर्म। हम हमारे चारों ओर देखने हैं जो पादप वो यही होते हैं। चलो इसमें लिखो, इसमें लिखो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के, एंजियोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब यहां लिखो मिलकर बना है, खड़ी पाई लगाकर ऐसे लिखो, एक है एंजियो प्लस स्पर्मा, प्लस स्पर्मा ऐसे लिखो और इसे भी कोष्टक में कर दो बंद। ग्रीक भाषा के कौन से 2 शब्द? एक एंजियो और दूसरा स्पर्मा। लिख लिया। अब आगे नई वाली लाइन में लिखो, नई वाली लाइन में लिखो आगे एंजियो का अर्थ है, एंजियो का अर्थ है ढका हुआ। वहां क्या था? जिम्नो। जिम्नो का अर्थ था नग्न यानी बिना ढका हुआ, और यहां पे एंजियो का मतलब क्या है? ढका हुआ। इसमें लिखो एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, और स्पर्मा का अर्थ है बीज। एंजियो का मतलब ढका हुआ और स्पर्मा का मतलब बीज, यानी बीज ढका हुआ होगा, यानी किसी न किसी के अंदर होगा। चलो यहां तक लिख लिया। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। चलो अब नई वाली लाइन में लिखना शुरू करो और एक तारा भी लगा देना, तारा भी लगा देना। इन्हें हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। इन्हें हम पुष्पी पादप भी कहते हैं, यानी हम हमारे चारों ओर पुष्प युक्त जो पादप देखते हैं वो सभी कौन से पादप है? एंजियोस्पर्म। और हमारे चारों ओर अधिकांश पौधे कैसे हैं? एंजियोस्पर्म। कैसे है? एंजियोस्पर्म। चलो मैं वापस रिपीट करता हूं, इन्हें हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। देख लिया। अब आगे लिखो अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। फलों के अंदर ढके होते हैं, यानी एंजियो का मतलब क्या है? ढका हुआ। स्पर्मा का मतलब बीज, यानी एंजियोस्पर्म में बीज किसी न किसी में ढके हुए होते हैं। तो किन में ढके होते हैं? हम बोलेंगे फलों में। तो यही लिखवाया कि अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं। आगे लिखो, खड़ी पाई लगा आगे लिखो, इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय के अंदर होता है तथा यह अंडाशय बाद में फल बन जाता है। बाद में फल बन जाता है। यह अंडाशय बाद में फल बन जाता है। खड़ी पाई लगाकर आगे वाली लाइन में लिखो, बीजों में पाए जाने वाले बीज पत्रों बीजों में पाए जाने वाले
बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। जिसमें से आप पहला वर्ग लिखो, एक बीज पत्री पौधे, और सेकंड इसमें लिखो द्विबीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे और दूसरे द्विबीजपत्री पौधे। चलो लिख लिया, यहाँ तक लिखना आपको। अब मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा। दो वर्ग कौन से हैं? एक है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखो वापस आओ, जो मैंने एंजियोस्पर्म में थ्योरी लिखवाई वो आप जल्दी जल्दी पढ़ लो। एक बार आप पढ़ लो, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो जल्दी जल्दी पढ़ो, दाएं बाएं मत झांको, पढ़ो। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। एंजियोस्पर्म अपन समझते हैं। मैंने इसमें लिखवाया कि हम एंजियोस्पर्म वर्ग को, यहां ऐसे मैं बोल सकता हूं, एंजियोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है एंजियो और दूसरा है स्पर्मा। स्पर्मा का तात्पर्य आपको पता है कि बीज होता है, और एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ। हमने जिम्नो पढ़ा था, जिम्नो का मतलब होता है अनावृत, नग्न, यानी बिना ढका हुआ, और एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, यानी इनमें जो बीज होते हैं वो किसी न किसी से ढके हुए होंगे। यहां तक पढ़ा। फिर मैंने बोला हम इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पुष्प लगते हैं। इस कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं? पुष्पी पादप। और ये ध्यान रखना, पूछा जाता है निम्न में से पुष्पी पादप कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म? तब आंसर क्या जाएगा? एंजियोस्पर्म। ये ध्यान रखना। फिर आगे मैंने बोला कि इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। यानी मैं कह रहा हूं बीज का कोई ऐसा एग्जांपल लूं जिसमें बीज फलों के अंदर है, तो मैं बोलूंगा सर आम, मैंगो में यही होता, बाहर की ओर गूदे टाइप चीज होती है, अंदर गुठली होती है। इसका मतलब ये क्या है? सर एंजियोस्पर्म। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप याद करो, सब किसके हैं? एंजियोस्पर्म के। फिर आगे मैंने लिखवाया कि बीजों का जो विकास है, या जो बीज बनेंगे वो अंडाशय के अंदर बनेंगे, और बाद में यही अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। किसका निर्माण करता है? फल का। फिर मैंने आपको बताया बीज पत्रों की संख्या के आधार पर हम एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड करते हैं। बीज पत्र कैसे? यदि मैं कोई ऐसा बीज लेता हूं जिसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं, दो बराबर भाग में टूट जाता है, वो कहलाता है द्विबीजपत्री। यानी मैंने उसके जो पत्र थे बीज के, उनको मैं दो भागों में मैंने अलग कर दिए। और कुछ ऐसे होते दो भागों में अलग नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं एक बीजपत्री पौधे। यदि मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक चना है, चने को मैं यदि बीज से ऐसे तोड़ के अलग करूं तो दो बराबर भागों में टूट जाता है चना। इसका मतलब चना अपने आप में क्या है? चना अपने आप में द्विबीजपत्री है। जो अलग अलग भाग किए वही होते हैं उसके बीज पत्र। यदि मैं लेता हूँ गेहूं को तोड़ के अलग अलग करने की कोशिश करूंगा, अधिकांश भाग में होगा ही नहीं, यदि होगा तो भी बराबर भागों में नहीं होगा। इस कारण गेहूं अपने आप में क्या है? एक बीजपत्री। कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना है, हालांकि विस्तार पूर्वक इतना है नहीं आपके एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है। हालांकि हम इनको पौधे की संरचना के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इतना है नहीं। जितनी चीज थी वो आपको ध्यान रखनी है, चीजें साथ साथ याद करते हो चलो। और अधिकांश जो पौधे हम देखते हैं वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल भी लिख लो आप एंजियोस्पर्म के। लिख लो ऐसे आम, नीम, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे, हमारे चारों ओर, वैसे ऐसे लिखो
उदाहरण वैसे लिखो, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले, एनजीओ में उदाहरण लिखो, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले अधिकांश पुष्पी पादप, यानी जिनमें पुष्प लगते, और आप देखो हर किसी में पुष्प लगते, अधिकांश पुष्पी पादप जैसे कि आम, नीम, जो आपको याद है। ये है इसके एग्जाम्पल, ये है इसके उदाहरण। ये लिख लो, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले अधिकांश पुष्पी पादप, जिसमें से मैंने लिखवाया आम है, नीम है, वाले को याद था ना, तो उस पर लिखो। ये था अपना प्लांटी वर्ग। ये हो गया पूरा। मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ कुछ चीजें। हमने इस टॉपिक को शुरू किया, सबसे पहले हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ वैज्ञानिक पढ़े, कोल्डवॉल्स, लीनियस, RH व्हीटेकर, अर्नेस्ट हैक्ल, ये हमने पढ़े। फिर हमने एक वैज्ञानिक को पकड़ा जो थे RH व्हीटेकर। हमने इनकी पढ़ी पंच जगत अवधारणा, यानी इन्होंने पादपों नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी है, भले पादप हो, भले वो एनिमल हो, भले वो बैक्टीरिया हो, इनको उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंडाई को अलग से पढ़ा। फिर हमने प्लांटी, एनिमेलिया को सीक्वेंस वाइज थोड़ा बहुत देखा। फिर मैंने वापस शुरू किया प्लांटी को फिर आगे डिस्क्राइब किया कि प्लांटी में कौन कौन से वर्ग आते हैं। थैलोफाइटा, इसके कैरेक्टर क्या है, तब हम बोलते सर इसमें हम जड़, तना तथा पत्ती में विभेदन नहीं कर सकते, इनमें कोई विशेष प्रकार के सवन उत्तक भी नहीं होते। फिर मैं आया ब्रायोफाइटा, यहाँ टेरिडोफाइटा, फिर आया ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें हम थोड़ा बहुत विभेदन कर सकते हैं, इन्हें हम पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। फिर इनमें थोड़े बहुत जो सवन उत्तक है इनमें भी नहीं होते, और कुछ एग्जाम्पल देखे। फिर हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा में पढ़ा कि इनमें हम ज़्यादा मात्रा में विभेदन कर सकते कि जड़ कौन सी है, तना कौन सा, पत्ती कौन सी। फिर इनमें जो सवन उत्तक यानी भोजन और जल को एक भागों से दूसरे भागों तक ले जाते, वो इनके अंदर पाए जाते, जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम फ्लोएम। फिर हमने आज के दिन पढ़ा जिम्नो और एंजियोस्पर्म। ये थोड़ा बहुत सीक्वेंस ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे एनिमेलिया, यानी जो एनिमल होते हैं, जो जीवधारी, जो चल फिर सकते हैं, उनको उन्होंने कैसे डिवाइड किया या कौन कौन से भागों में डिवाइड किया, हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करें। अब आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, एनिमेलिया। प्लांटी आपका हो गया पूरा, और एनिमेलिया जैसे ही पूरा होगा तो ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, एनिमेलिया। मतलब एनिमल, बड़ा सा हेडिंग डाल दो, एनिमेलिया। ये बड़ा सा हेडिंग डाल दो, और कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ और कुछ चीजें समझा दूंगा। इसमें लिखो एनिमेलिया में, लिखवा नीचे लिख दो, इस वर्ग में यूकेरियोटी, इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है, वापस रिपीट कर रहा हूं, इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है, खड़ी पाई लगा कर लिखो, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तथा एनिमेलिया वर्ग के अधिकांश जंतु गतिमान होते हैं।
ये कुछ थी बेसिक चीजें एनिमेलिया वर्ग की। ये कुछ चीजें थी जो बेसिक तौर पर एनिमेलिया वर्ग की। अब हम एक एक करके एनिमेलिया वर्ग पढ़ेंगे। हमने प्लांटिंग में कुछ चीजें लिखी, फिर मैंने थैलोफाइटा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ये करवाया। अब हम सेम इसमें यही करेंगे। हालांकि जो मैंने लाइनें लिखवाई वो मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या लिखवाया, यदि आपको पूछा जाए एनिमेलियम क्या आता है, तब आप बोलोगे सर यूकैरियोटिक जी। यूकैरियोटिक आते आपके दिमाग में आएगी, इसकी कोशिका ऐसी होती है, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है, आकार ऐसा होता है, वो क्योंकि मैंने सिखाया सेल बायोलॉजी। फिर आप बोलोगे बहुकोशिक, यानी इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर मैंने लिखा है विषम पोषी जीवों को रखा हुआ, यानी इसमें जितने भी जीवधारी है वो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे। स्वपोषी का मतलब खुद बनाए, विषम मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर हो। फिर इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति कौन सी, प्लांटिंग में होती है, मोनेरा मोटी है, प्रोटिस्टा में कुछ में शायद, और फंजाई में होती है, जो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो इसका मतलब एनिमेलिया में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये मैंने लिखवाया। अब हम एनिमेलिया को शुरू करें, जिसमें आप पहला हेडिंग डालो पोरीफेरा। पहला हेडिंग डालो आप पोरीफेरा, यानी जिस प्रकार वहां हमने थैलोफाइटा पढ़ा, एनिमेलिया में पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा, इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं पोरीफेरा। चलो लिखो पोरीफेरा। वहां हमने थैलोफाइटा लिखा था, वैसे यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा। क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा। चलो पोरीफेरा में नीचे को लिखना शुरू करो, आप लिखना शुरू करो पोरीफेरा में। पोरीफेरा का अर्थ, पोरीफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी होता है। छिद्र युक्त जीवधारी होता है। छिद्र युक्त जीवधारी होता है, यानी हालांकि देखो यहां भी देखना पोरीफेरा, यानी पोर का मतलब क्या होता है, PORE, पोर यानी छिद्र। तो इसका मतलब यही बोला है कि पोरीफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी होता है, यानी ऐसे जीवधारी जिनकी सतह पर छिद्र हो, छेद हो, वो कौन से होते हैं, पोरीफेरा। चलो आप खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखो, इन्हें हम सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ध्यान रखना, आइए स्पंज किसे कहा जाता है, पोरीफेरा, ऐसे लिखना स्पंज कहते हैं। इन्हें हम सामान्यतः स्पंज कहते हैं। स्पंज कहते हैं। खड़ी पाई या कोमा लगा आगे लिखो, इस वर्ग के अधिकांश सदस्य समुद्री आवास में रहते हैं। अधिकांश सदस्य समुद्री आवास में रहते हैं तथा इनका शरीर कठोर आवरण से ढका होता है एवं इनका शरीर अत्यधिक सरल होता है, जिनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता है। इन जीवों के शरीर पर जो छिद्र पाए जाते हैं वे छिद्र नाल प्रणाली, मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऐसे, वे छिद्र नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से शरीर में जल ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। खड़ी पाई लगाकर नीचे लिखो, इसके उदाहरण लिख लो। आप उदाहरण लिख लो, खड़ी पाई लगाई, खत्म किया, अब उदाहरण लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ। उदाहरण लिखो, इसके उदाहरण है, एक है स्पॉन्जिला, नाम अटपटे, कोशिश करो याद करने की, हुए तो बढ़िया। एक है स्पॉन्जिला, दूसरा है साइकोन, स्पॉन्जिला और साइकोन, ये है इसके उदाहरण। लिखे उदाहरण। अब आप जो थ्योरी मैंने लिखाई उसको आप एक बार पढ़ लो। पोरीफेरा में जो थ्योरी मैंने आपको लिखाई वो आप पढ़ लो, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो बोर्ड के ऊपर आ जाओ। मैंने आपको लिखाया कि पोरीफेरा का तात्पर्य होता है पोर यानी छिद्र युक्त जीवधारी, यानी इनकी सतह पर छिद्र पाए जाते, इन्हें हम स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इनका शरीर अत्यधिक सरलीकृत होता है क्योंकि ये जीवधारी बहुकोशिकीय तो होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन इनमें कोशिकाएं मिलती नहीं है। जब तक कोशिकाएं आपस में नहीं मिलती तब तक उत्तक का निर्माण नहीं होगा। होते बहुकोशिकीय लेकिन आपस में मिलके एक साथ काम नहीं करते, इसलिए इनमें कोई विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते। इनमें एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, एक सिस्टम पाया जाता है जिसे कहते हैं नाल प्रणाली। एक नाल या कैनाल की तरह सिस्टम होता है जिसकी सहायता से ये भोजन लेते हैं, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी सहायता से ये जल को अंतर्गृहित करते हैं। ये कुछ चीजें बेसिक थी, आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया, वो भी ध्यान रखने। एक एक दो कोशिश करो, बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। आज के लिए इतना खूब है। वैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अब 25-30 मिनट का अपन लेक्चर डालेंगे। तो हमने पोरीफेरा पढ़ लिया, कल हम स्लेंटेट्रा, टिनोफोरा जो भी आगे होगा हम पढ़ेंगे। बढ़िया कंटिन्यू क्लास से लेते रहो, समझने की कोशिश करो। ना समझ में आया आप मुझे किसी भी समय पूछ सकते हो। चलो बेस्ट ऑफ लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और बढ़िया पढ़ाई करो।